5, 4, 3, 2। नमस्कार प्यारे बच्चों, सैनिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पॉलीमर एक चैप्टर है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस चैप्टर के बारे में विस्तार से हम स्टडी यानी अध्ययन करेंगे। पॉलीमर यानी बहुलक। सबसे पहले जो पॉलीमर होते हैं वो साधारणतः हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्लास्टिक ही होते हैं। पॉलीमर जो शब्द है या जो पॉलीमर है, जो बहुलक है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली और दूसरा है मर। ये दोनों ही ग्रीक शब्द हैं। पॉली शब्द का अर्थ है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। मैनी बहुत, पार्ट का मतलब होता है भाग या इकाई। तो हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं पॉलीमर की, कि जो पॉलीमर होते हैं वो निम्न अणुभार वाले अनेक अणु या एकलक इकाइयां जब आपस में परस्पर क्रिया करके या क्रिया करते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलकीकरण कहते हैं। क्योंकि बच्चों, जो पॉलीमर है वो पॉलीमर दैनिक जीवन में काम आने वाला एक बहुलक होता है। जैसे मानव की अस्थियां, गाड़ी, जो वाहन, इनके जो पुर्जे होते हैं, हर जगह, हर वस्तु, मतलब हमारे इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो इस बहुलक प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया। ये जो बहुलक होता है ये मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों सब में ये पाया जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जो पॉलीमर होता है वो दो ग्रीक शब्द पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। तो मैनी का मतलब हिंदी में कहते हैं बहुत और पार्ट का होता है भाग या इकाई। तो इसकी परिभाषा हम डेफिनेशन वापस पुनः बता सकते हैं कि निम्न अणुभार वाले अनेक अणु या यौगिक जो परस्पर क्रिया करके उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, बहुलक कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को या प्रोसेस को बहुलकीकरण कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलीथीन। अब ये जो पॉलीथीन किस प्रकार से, ये पॉलीथीन वही है जो मार्केट के अंदर जो हमारे को वस्तु वगैरह डालकर हम लेके आते हैं। अब पॉलीथीन, ये पॉलीथीन की जो एकलक इकाई होती है वो एकलक इकाई क्या है? एक। अब सबसे पहले इस एकलक इकाई का भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है? वे छोटे छोटे अणु जो आपस में पुनरावृत्ति के द्वारा एकलक इकाइयों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकलक इकाइयां कहते हैं। सीधी सी है। अब बात आती है एकलक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एथीन का जो सूत्र होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात आती है इसका हम पॉलीमराइजेशन किस प्रकार से कराएं, किस प्रकार से इसका हम बहुलकन या बहुलकीकरण करवाएं। तो देखो, सबसे पहले इस एथीन से पॉलीथीन बनाना है तो इसकी हम क्या करते हैं? एन इकाइयां लेते हैं। एन इकाइयां का मतलब बहुत सारी इस प्रकार की जो सेम इकाइयां हैं वो इसको क्या करते हैं? जोड़ते रहते हैं, इनकी पुनरावृत्ति चलती रहती है। जिस प्रकार से एन इकाइयां, इसको थोड़ा सा मैं खोलकर और बताऊं किस प्रकार से ये जुड़ती है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर आप देख रहे हो जो एथीन है डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड क्या होता है? समास विखंडन के फलस्वरूप क्या होगा? ये टूटेगा, वियोजित होगा और ये टूटकर इसमें क्या आएंगे? समास विखंडन रेडिकल आएंगे यानी मुक्त मूलक आएंगे। और किस प्रकार से टूटता है? यानी CH2 और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये टूटा और मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, इस प्रकार से क्या होता है? ये टूटता है। अब ये आपस में किस प्रकार से इनकी पुनरावृत्ति होती है, किस प्रकार से ये जुड़ते हैं? तो देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये टूटेंगे तो किस प्रकार से? ये जो प्लस का निशान आ रहा है
और यहाँ पर मुक्त मूलक, यहाँ पर मुक्त मूलक, इसी प्रकार से ये भी टूटेगा, यहाँ पर मुक्त मूलक, इस प्रकार से ये भी टूटा पाई बॉन्ड, मुक्त मूलक आ गया, इस प्रकार से टूटते रहते हैं और आगे बढ़ती रहती है। तो बच्चों देखो क्या हुआ इसमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 जुड़ गई। जो मुक्त मूलक आया यानी यहाँ और यहाँ ये दोनों आपस में जुड़े, CH2 CH2, फिर दोनों आपस में जुड़े बेटे, तो CH2 CH2, इस प्रकार से क्या होता है, ये चलती रहती है। तो एथीन से तो देखो पॉलीमराइजेशन हुआ, बहुलीकरण हुआ और बन गया पॉलीएथीन। तो देखो इसको बार बार हम पुनरावृत्ति के रूप में न लेकर हम क्या करते हैं, इसके आगे एन लगा देते हैं। देखो लिए लगा दिया मैंने एन, तो एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर एकलक अणु की मॉलिक्यूल की संख्या होती है जो पुनरावृत्ति के अंतर्गत भाग लेते हैं। देखो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लो N, इस प्रकार से इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो O2 और उच्च दाब की उपस्थिति में बहुलीकरण होगा और ये बनेगा CH2 CH2 और जो N है वो एकलक अणु की जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी। तो ये बन गया एथीन और इस एथीन से ये बन गया पॉलीथीन या पॉलीएथीन, पॉलीथीन या पॉलीएथीन। तो एथीन से पॉलीएथीन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि जो एकलिक इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ती रहती हैं और पॉलीथीन का निर्माण होता रहता है। अब सीधे हम चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल VC, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, वाइनिल या विनाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी पॉलीमराइजेशन करके देखते हैं। वाइनिल या विनाइल, इसका सूत्र फॉर्मूला होता है CH2 CHCl, वाइनिल या विनाइल क्लोराइड VC। विनाइल भी कह सकते हैं और वाइनिल भी कह सकते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकीकरण करवाते हैं। तो किस प्रकार से करवाते हैं, आसान है। दूसरा एग्जांपल वही लगाओ, N अणु की संख्या है इसके इकाइयों की और इसका पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकीकरण करवाते हैं या बहुलकन करवाते हैं। तो बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड है टूट गया, और CH और Cl, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्बन होता है इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। तो 4 संयोजकता आराम से दिखाई दे रही है यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और इसी प्रकार से इसकी भी संयोजकता कितनी हो रही है, 4। इसको हम कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन बहुलकों का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो चलो वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम स्रोत के आधार पर, यानी उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है संश्लेषित बहुलक और तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो पहला फर्स्ट कौन सा है बच्चों, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा कौन सा है, संश्लेषित कह दो या तीसरे को अर्ध संश्लेषित कह देंगे, संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक। और थर्ड है अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो 3 प्रकार के होते हैं उद्गम स्रोत के आधार पर। प्राकृतिक बहुलक, सर्वप्रथम हम इस प्राकृतिक बहुलक को देखते हैं कि प्राकृतिक बहुलक क्या। देखो नाम में ही इसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है। प्राकृतिक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति से जीव जंतु से भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों से भी हो सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अब परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे बहुलक जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, किनसे, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि से। अब इनके एग्जाम्पल देख
देखते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, रबर हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल हुआ, और तीसरा हम देखते हैं कपास, ऊन आदि। ये क्या है, सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। दूसरा देखते हैं हम संश्लेषित बहुलक, नाव में छुपा हुआ संश्लेषित, यानी इनको मानव द्वारा क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है, उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित बहुलक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं, इनका मतलब बहुलकीकरण करके इनको संश्लेषित बहुलक बनाया जाता है। तीसरा आता है अर्ध संश्लेषित, यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको संश्लेषण करके, इनका बहुलीकरण करके और इनको संश्लेषित से अर्ध संश्लेषित रूप में दिया जाता है। तो इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संश्लेषित करते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वल्कनीकृत रबर हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज डाई एसीटेट हो गया, और गनकोटन हो गया, लेदर हो गया, सेलफोन हो गया आदि। ये सारे के सारे किसके हैं, अर्ध संश्लेषित के एग्जाम्पल है। दूसरा हम देखते हैं कि संश्लेषित जो बहुलक है, वो संश्लेषित बहुलक कौन से हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे दैनिक जीवन के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे पॉलीथीन, दूसरा हम देखते हैं पीवीसी, तीसरा हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो ये बहुत सारे क्या है, संश्लेषित बहुलक होते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक। ये किसके आधार पर थे, ये थे उद्गम स्रोत के आधार पर। अब हम सेकंड देखते हैं एकलकों के आधार पर। अब एकलकों के आधार पर हम देखते हैं कि एकलकों, सेकंड एकलकों के आधार पर। सेकंड, पहला उद्गम स्रोत के आधार पर था और दूसरा है हमारा एकलकों के आधार पर। अब एकलकों के आधार पर इस बहुलक को हम देखते हैं तो यह होता है दो प्रकार के। एक होता है समबहुलक, समबहुलक। सेकंड होता है सहबहुलक। समबहुलक, देखो बच्चों देखो, समबहुलक, सम यानी समान, इसमें एक ही प्रकार की एकलिक इकाइयां भाग लेती हैं। तो ऐसा कोई सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे अभी कुछ समय पहले हम देखा था, जैसे एथीन से पॉलीथीन बनाया था, वीसी विनाइल या वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया था। तो इसका एक एग्जाम्पल हम वापस पुनः ले लेते हैं, जैसे CH2, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एथीन है, इसका पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, तो यह पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकन, और क्या बन गया था, CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया इसमें, और इसकी एन इकाइयां ली, तो ये एन इकाइयां इसकी पुनरावृत्ति के प्रोसेस एन अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ये था एथीन, और ये बन गया पॉलीएथीन। दूसरा एग्जाम्पल अभी आपने लिया था वीसी विनाइल क्लोराइड का, भी हम दे सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल और ले हम, जैसे स्टाइरीन का भी हम दे सकते हैं। तो स्टाइरीन, सर्वप्रथम इसका जो सूत्र है वो पता होना चाहिए कि स्टाइरीन का सूत्र क्या होता है। स्टाइरीन का जो सूत्र होता है सीधा सा ये है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे लगा दो C6H5, ये है स्टाइरीन। इसका पॉलीमराइजेशन करवा दो, ये लो, पॉलीमराइजेशन करवाने के फलस्वरूप बहुलकन कह दो या बहुलकीकरण कह दो, एक ही बात है। एन इकाइयां ले लो और बन गया पॉलीस्टाइरीन, CH2 सिंगल बॉन्ड लगाओ बच्चों, और नीचे C6H5। तो देखो हम बात कर रहे थे समबहुलक यानी एक ही प्रकार की एक इकाइयां हैं, एक ही है, इसमें कोई दूसरी कोई इकाइयां नहीं है, स्टाइरीन, और ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। तो स्टाइरीन से, तो इन्हें कहते हैं समबहुलक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, पीवीसी हमने देखा, वाइनिल क्लोराइड हमने देखा, स्टाइरीन हमने देखा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हमने देखा। अब आता है सहबहुलक।
दूसरा सेकंड सहबहुलक, ये तो था स्टायरीन, इससे समबहुल। अब देखते हैं सहबहुलक क्या होते हैं। एकलक इकाइयों के आधार पर देखेंगे कि जो सहबहुलक होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें एक या से अधिक मोनोमर इकाइयां होती, लेकिन दोनों होंगी डिफरेंट यानी अलग अलग भिन्न भिन्न होंगी। तो कैसे, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते ब्यूना एन, ब्यूना एस। ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, सहबहुलक। क्यों ब्यूना एन, तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। अब इनका निर्माण भी हम एक का करके देखें, ब्यूना एन और ब्यूना एस। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, कौन सा, नायलॉन शिक्षिक, जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर के अंतर्गत प्रचलित होगा। नायलॉन शिक्षिक, नायलॉन शिक्षिक। अब इसका एक हम बहुलीकरण करवा के देखते हैं एक का। तो हटा देता हूं इसको, मैं देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा आपने। एक एग्जाम्पल हम इसका लेके देखते हैं। तो देखो स्टायरीन, और दूसरा है ब्यूना एन और ब्यूना एस, और एक होता है नायलॉन 66। अब इसमें हम इनके एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे नायलॉन 66 का हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि दोनों मतलब मोनोमर जो हैं वो अलग अलग कैसे। सर्वप्रथम इसकी मोनोमर यानी एकलक इकाइयां हम देखते हैं। एकलक इकाइयां हैं, सर्वप्रथम इसी को लेके देखते हैं। नायलॉन 66, इसकी दो मोनोमर है। दो मोनोमर कौन कौन सी हैं, एक है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, और सेकंड है हेक्सा मैथिल, हेक्सा मैथिल डाई एमीन, हेक्सा मैथिल डाई एमीन। ये इसकी दोनों एकलक इकाइयां होती। अब बच्चों सर्वप्रथम जो एडिपिक अम्ल है, इस एडिपिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है। दूसरा हेक्सामेथिल डाईएमीन, इस हेक्सामेथिल डाईएमीन का इसकी मोनोमर है। इनकी मोनोमर को या तो इनके बाजू में रख दो या इनके नीचे, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारी एग्जाम होती है, एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट इनके मोनोमर से रिलेटेड आता है। एडिपिक अम्ल का और हेक्सामेथिल डाईएमीन किस पर, देखो एडिपिक अम्ल का सूत्र देखो, एडिपिक अम्ल COOH CH2 का होल फॉर COOH, ये हो गई एडिपिक अम्ल। दूसरे हेक्सामेथिल डाईएमीन, हेक्सामेथिल डाईएमीन, लो बच्चों हेक्सामेथिल डाईएमीन यानी CH2 का होल 6 हेक्सामेथिल, और क्या है डाईएमीन, तो इधर जोड़ दो NH2 और इधर जोड़ दो NH2, हेक्सामेथिल डाईएमीन। अब ये किसकी मोनोमर हो गई, ये हेक्सामेथिल डाईएमीन की हो गई। अब दोनों का क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकन या बहुलिकीकरण करवाते। किस प्रकार से करवाते, इस एडिपिक अम्ल को लो पहले, तो ये लो CH2 का होल फोर COOH, इसको साधारणतः COOH या COOH भी बोलते हैं, COOH। इसकी एन इकाई ले लो इसी प्रकार से, प्लस दूसरी इकाई कौन सी है, हेक्सामेथिल डाईएमीन है, तो लो हेक्सामेथिल डाईएमीन NH2CH2 का होल 6NH2, इसकी भी एन इकाइयां ले लो। अब क्या करवा दो, इसका बहुलकन या बहुलिकीकरण करवा दो इसमें से। तो ये लो बच्चों बहुलकन या बहुलिकीकरण इसका करवा देते हैं। तो देखो COOH है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इधर NH2 है, एमिनो शब्द यानी एमीन शब्द है, इस तरह से। अब इनमें से हम क्या करेंगे, इस NH2 है इस और इधर COOH है, इनमें से जल के मॉलिक्यूल को निकाल दो। तो इस NH2 को यूं खोलकर भी लिख दो N इधर H। जो COOH है इसको संरचना सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं हम, कैसे, जैसे COOH संरचना सूत्र के रूप में आता है, तो COOH इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो चलो मैं इस प्रकार से लगा देता हूं, इसको रख देता हूं COOH। अब काम आसान हो गया हमारा, कैसे,
इधर जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये OH, इधर H, और ये इधर वाला N भी ले लो, तो क्या हो गया NH2O, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो NH2O नेगेटिव चिन्ह जो माइनस, ये बताता है कि इसमें से ये जल का मॉलिक्यूल निकला है बाहर। इसी प्रकार से इधर से भी तो निकलेंगे जल का मॉलिक्यूल, क्योंकि इस प्रकार से एक इकाइयां आपस में जुड़ती रहेंगी। जैसे ये कौन सा आया हमारे पास में, हेक्सामेथिल डाईएमीन, तो ये रहा, और ये एडीपी का अम्ल है, एडीपी का अम्ल है, हेक्सामेथिल डाईएमीन, एडीपी का अम्ल है, हेक्सामेथिल डाईएमीन। इस प्रकार से क्या होती है, इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और जल के मॉलिक्यूल निकलते रहेंगे। तो जल के मॉलिक्यूल, अनेक जल के मॉलिक्यूल, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर NH2 मॉलिक्यूल, यानी निकलते रहेंगे। तो देखो क्या बना, अब काम आसान हो गया। देखो इधर से भी OH इसका निकल जाएगा, इधर से भी NH2 इसका H निकल जाएगा, तो इधर से OH निकल गया, तो सिर्फ वहां हमारे पास में क्या बचा, CO ही बचा। तो ये लो, C डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इसको यूं खोल सकते हो, और CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH निकल गया इसका यहां से जल का मॉलिक्यूल। क्या बचा हमारे पास, ओनली NH ही बचा हमारे पास में, तो NH और CH2 का होल 6, और इधर भी देखो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में NH, और ये N पुनरावृत्ति प्लस O क्या बन गया, ये बन गया नाइलॉन 6,6, जो दिखाई दे रहा होगा नीचे, इसका नाम है, मैं यहां डाल देता हूं, नाइलॉन 6,6। अब मैं आपको छोटी सी एक और बता दूं बात कि तो नाइलॉन 6,6 है, यानी 6,6 इसका नाम क्यों पड़ा, किस लिए आया, क्योंकि आप देख रहे हो एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन, कितने कार्बन है इसमें से, 4, 5 और 6 कार्बन है। इसी प्रकार से हेक्सामेथिल डाईएमीन के अंदर देखो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन एडीपी अम्ल में और 6 कार्बन हेक्सामेथिल डाईएमीन में। इस कारण इसका नाइलॉन, जो हम आगे और विस्तार से इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हम ये सिर्फ ये देख रहे थे सहबहुलक। अब सहबहुलक इसमें यानी जो एकलिक इकाई होती है वो अलग अलग होती है। देखो अलग अलग कौन सी हुई, एक थी एडीपी अम्ल, अब दूसरी एकलिक इकाई आ गई हेक्सामेथिल डाईएमीन। तो इस प्रकार से अलग अलग दोनों इकाइयां आने के कारण यह बन गया सहबहुलक। इसी प्रकार से सम यानी सम्मान, एक ही प्रकार की एकलिक इकाइयां थी, जो हमने देखा था एथीन से पॉलीएथीन बनाया था, एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ही प्रकार की है, आगे भी जुड़ेगी तो एक ही प्रकार की एक इकाई जुड़ेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रकार से क्या होगा, इनका पॉलीमराइजेशन होगा और क्या होगी, आपस में जुड़ती रहेंगी, और जुड़ते रहेंगे तो क्या बना देंगे, ये पॉलीएथीन बना देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि एथीन से पॉलीएथीन का एग्जाम्पल हो गया सम, और हेक्सामेथिल डाईएमीन और एडीपिक अम्ल आपस में बहुलीकरण फलस्वरूप क्या बन गया, सहबहुलक का निर्माण हो गया। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हम आगे और देखेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल और आएंगे इसके। अब चलते हैं हम सहबहुलक के बाद में एक और एग्जाम्पल यदि आप करना चाहे तो कर सकते हो, जैसे ब्यूना N का और ब्यूना S का। अब आता है बहुलकन या बहुलिकीकरण के आधार पर। नेक्स्ट आता है बहुलकन या बहुलिकीकरण के आधार पर। इसको हटा देता हूं, देख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, एक बार पुनः मैं इसका रिवाइज कर देता हूं बच्चों। देखो हमने क्या पढ़ा था, एकलक के आधार पर या एकलकों के आधार पर दो प्रकार के थे, समबहुलक सहबहुलक। समबहुलक यानी इसमें एक ही प्रकार की एकलिक इकाई होती है, सहबहुलक इसमें जो एकलिक इकाई होती है वह क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे हमने देखा नाइलॉन 6,6 का एग्जाम्पल हमने देखा, तो नाइलॉन 6,6 के अंतर्गत एडीपी अम्ल था, दूसरी इकाई थी हेक्सामेथिल डाईएमीन। अब इसको मैं मिटा देता हूं एकलकों के आधार पर जो वर्गीकरण था। अब आता है बहुलकन या बहुलिकीकरण के आधार पर। बहुलकन या बहुलिकीकरण बहुलिकीकरण कह दो या बहुलीकरण कह दो। इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया, एक है योगात्मक बहुलक और दूसरा है संगनन। पहला है कौन सा, फर्स्ट कौन सा है, योगात्मक या योगज, एडिशनल भी कह देते हैं या एडिशन भी कह देते, योगज बहुलक
और दूसरा कौन सा है योगात्मक और संघनन, संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। अब दोनों का विस्तार से फिर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। योगात्मक यानी ऐसे बहुलक या जिसमें अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती रहती हैं, आपस में जुड़ने यानी पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कह सकते हैं बहुलीकरण के फलस्वरूप योगात्मक या योगज बहुलीकरण का निर्माण होता है। अब दूसरी बात इसमें मेन ये बात आती है, मुख्य बात ये आती है कि जो योगात्मक बहुलक होते हैं, इस प्रकार के बहुलक के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जब बहुलीकरण होता है तो किसी भी प्रकार का जो सह उत्पाद होता है वो बाहर नहीं निकलता है, किसी भी प्रकार का। और इस भी यानी हम अब सह उत्पाद कह सकते हैं, तो सह उत्पाद कौन कौन से होंगे, जैसे कोई भी HCl या कोई NH2 समूह या कोई जल का समूह या कोई भी अल्कोहल सह उत्पाद के रूप में बाहर नहीं निकलते हैं, किसमें, योगात्मक बहुलक या योगज बहुलक के अंतर्गत। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो इनका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान परिवर्तित या परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत योगात्मक या योगज बहुलीकरण के फलस्वरूप कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकला। जितना मॉलिक्यूल हम लेते हैं उतना ही क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद प्राप्त होता है। कुछ समय पहले हमने मतलब एग्जाम्पल देखे थे, जैसे PVC का देखा था, पॉलीवाइनिल या विनाइल क्लोराइड का देखा था, एथीन का हमने एग्जाम्पल देखा था। तो इनके बहुलीकरण के फलस्वरूप कोई सह उत्पाद के रूप में कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। वापस जैसे इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, जैसे पॉलीथीन था, एथीन इसकी मोनोमर थी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 N इकाइयाँ ले लेते हैं, इसकी करवा दो इसमें। तो देखो इसका हम पॉलीमराइजेशन नहीं करवाते हैं, तो CH2 N इकाइयाँ ले। तो कोई उत्पाद सह उत्पाद के रूप में, कोई पदार्थ यानी उत्पाद के रूप में यानी सह उत्पाद के रूप में, यानी न तो कोई HCl निकल रहा है, न NH2 निकल रहा है, न कोई जल का मॉलिक्यूल निकल रहा है, न कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो वो कौन से हो गए, योगात्मक बहुलक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुलक जिनके बहुलीकरण के फलस्वरूप कोई सह उत्पाद के रूप में पदार्थ बाहर निष्कासित नहीं होता है। तो हम दूसरा ये भी कह सकते हैं इसकी विशेषता के रूप में कि इसका जो आणविक जो द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तित नहीं या परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे बहुलक कौन से हो गए, योगात्मक या योगज बहुलक हो गए। अब दूसरा आता है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक कौन से होते हैं, ऐसे बहुलक जिनका पॉलीमराइजेशन या बहुलकन हम करवाते हैं, तो इनमें सह उत्पाद के रूप में ये मॉलिक्यूल्स HCl या NH2 या H2O या अल्कोहल, ये कोई ना कोई पदार्थ मतलब बाहर और निकलता है, किसके रूप में, सह उत्पाद के रूप में। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, किसका एग्जाम्पल देखा था, नाइलॉन 6 का। तो वापस देखते हैं नाइलॉन 6 को कौन सा किस प्रकार से सह उत्पाद के रूप में कोई अन्य पदार्थ निष्कासित होता है। दूसरी बात इसकी मैन ये भी आ गई कि इसके अंतर्गत जो इसका आणविक द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि सह उत्पाद के रूप में अन्य मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस नाइलॉन 6 का वापस पुनः हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको याद तो हो गया होगा कि इसकी दो मोनोमर कौन सी हैं, दो एकलिक इकाइयां कौन सी है, बोलो देखिए साथ साथ। एक थी एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, दूसरी थी हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब एडिपिक अम्ल का बोलो साथ साथ सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए याद करो, पीछे अभी रिप्रेजेंट किया था, अभी प्रदर्शित किया था हमने, CH2 का होल कितना आ जाएगा बताओ, देखिए याद करो, 4 लगाऊं या 6 लगाऊं, कितना हो जाएगा, 4, बिल्कुल सही सोचा, COOH या COOH, ये क्या हो गया, एडिपिक अम्ल की मोनोमर। दूसरा एग्जाम्पल, ये मोनोमर है, नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दूसरी मोनोमर बताओ देखिए कौन सी थी, हेक्सामेथिल डाइएमीन। तो लो हेक्सामेथिल, बोलो साथ साथ इसका सूत्र भी याद हो गया होगा, अभी कुछ समय पहले ही लिया था, डाइएमीन
सूत्र डाल दो इसका, हेक्सामेथिल, हेक्सा यानी 6, CH2 समूह, मैथिल समूह 6 आ गए, डाईएमीन यानी इधर बिल्कुल सही सोचा जिन्होंने सोचा कि यही सूत्र होगा। अब इनका क्या करवा दो, बहुलकीकरण करवा देते हैं। लो कैसे करवाते, कुछ समय पहले ही करवाया था, वापस करवाते इसी का। हेक्सामेथिल डाईएमीन और एडीपी कमल दोनों को क्या करते थे, जोड़ देते हैं। तो एडीपी कमल का सूत्र ये रहा, CH2 कितना डाल देते हैं, 4 और COOH, COOH N मॉलिक्यूल ले लें क्योंकि बहुलकीकरण करवाएंगे, प्लस दूसरी एक लिखा है कौन सी है, हेक्सामेथिल डाईएमीन, हेक्सामेथिल तो CH2 का होल 6 NH2, इसकी भी N मॉलिक्यूल ले लेते। अब देखो इसका बहुलकीकरण करवा दो, हो गया यहां से, अभी देखा था क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 C। अब देखो यहां से क्या हुआ, इसका OH और इसका क्या जाएगा H, तो इसको यूं खोल सकते हो आप H, कोई सा या तो यह हाइड्रोजन ले लो या हाइड्रोजन ले लो, ये लो, क्या निकला, सह उत्पाद, तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ना। तो यही बात चर्चा हम कर रहे थे, NH2O, ये मॉलिक्यूल क्या होता है इसका बाहर निकल गया। अब जोड़ दो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O NH, CH2 का होल 6 और NH, ये बन गया नाइलॉन 6। किसका एग्जाम्पल आया, यह आया सह या संगनन बहुलक का। तो वापस मैं देखता हूं इसको कि पहला था अपना कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था, किसका लिया था हमने, किसके आधार पर देख रहे हैं हम, बताओ, देखिए सोचो जल्दी। हम देख रहे हैं बहुलकन या बहुलकीकरण के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, योगज या योगात्मक, दूसरा कौन सा है हमारा संगनन। योगज या योगात्मक बहुलकीकरण किसे कहते हैं, योगज या योगात्मक, ऐसे बहुलक या ऐसे एकलक इकाइयां जिनकी पुनरावृत्ति के फलस्वरूप बहुलक का निर्माण, कौन से बहुलक का, योगात्मक बहुलक का निर्माण होता है। इसमें कोई भी योगात्मक के अंतर्गत कोई भी सह उत्पाद के रूप में पदार्थ नहीं निकल। अब सह उत्पाद भी आप कई बार पूछ लेते हैं कि सह उत्पाद कौन कौन से, वो भी याद रखने, जैसे H2 जल का मॉलिक्यूल या कोई NH2 समूह या कोई एल्कोहलिक या एल्कोहल इधर लिख देता हूं क्योंकि आगे दिखाई नहीं दे रहा, तो एल्कोहल, ऐसे कोई भी पदार्थ यानी बाहर निष्कासित नहीं होते। किसमें से, योगात्मक, जितने मॉलिक्यूल उतने ही भाग लेते। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल उतने ही उत्पाद बन रहा है, तो इसके आणविक द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना आणविक द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद प्राप्त होता है। इसी आधार पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखें, योगात्मक के हम देखें। इसी आधार पर दूसरा एग्जाम्पल हम दूसरा प्रकार देखते हैं, संगनन। संगनन बहुलकीकरण या संगनन बहुलक क्या होते हैं कि इस प्रकार की एक इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं, आपस में जुड़कर क्या करती, किसका निर्माण करती हैं, संगनन बहुलकीकरण का निर्माण करते हैं। तो दूसरी बात होती है इसके अंतर्गत सह उत्पाद के रूप में कोई भी जल का मॉलिक्यूल या NH2 समूह या एल्कोहलिक कोई भी मतलब अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल रहे सह उत्पाद के रूप में अलग से निकल गए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान जितना अभिकारक लेते हैं उससे क्या होगा, कम ही उत्पाद के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से संगनन बहुलकीकरण हो गया, योगात्मक हो गया। अब आते हैं संरचना के आधार पर। नेक्स्ट लेते हैं संरचना के आधार, जो चौथा प्रकार है हमारा संरचना के। मिटा देता हूं इसको। देखो, रेखीय बहुलक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय बहुलक, साकित बहुलक और तिर्यकबद्ध बहुलक। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, रेखीय बहुलक हो गया, दूसरा साकित हो गया
और तीसरा हो गया तिर्यकबद्ध बहुलक। तो पहला देखते हैं हम रेखीय बहुलक। किसके आधार पर देख रहे हैं ये वर्गीकरण, किसके आधार पर? ये संरचना के आधार पर है। किसके आधार पर? ये संरचना के आधार पर। तो लो चौथा है हमारा ये, तो संरचना के आधार पर। फोर्थ प्रकार है हमारा संरचना के आधार। तो संरचना के आधार पर तीन प्रकार कौन कौन से हो गए? रेखीय बहुलक। सेकंड कौन सा हो गया? साखित बहुलक। और थर्ड कौन सा हो गया? तिर्यकबद्ध बहुलक। तीनों का विस्तार से हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं रेखीय बहुलक क्या होते हैं। रेखीय बहुलक, सीधा सोचो, रेखीय बहुलक यानी इस प्रकार के बहुलक के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं वो इकाइयां एक के ऊपर एक तह के रूप में जमी हुई होती हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले हम रेखीय बहुलक की चर्चा करेंगे, इसके बाद में साखित की, इसके बाद में देखो इनके नाम में ही इनका मीन्स अर्थ छुपा हुआ है। कैसे? रेखीय बहुलक के अंतर्गत देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम जनरली हम देखते हैं तो इस प्रकार से इसके मोनोमर होते हैं एक के नीचे एक, तिर्यकबद्ध रूप से, सॉरी रेखीय रूप से। इस प्रकार से क्या होते हैं? ये एक इकाइयां आपस में तह के रूप में क्या होती है? जमी हुई होती है, जो रेखीय संरचनाओं के रूप में जुड़कर या इनके अंतर्गत एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर क्या करती हैं? ये मतलब संरचनाओं का निर्माण करते हैं। अब इसकी एक और विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? इनकी जो तनन सामर्थ्य है, इनका जो गलनांक है, साथ ही इनका जो कवथनांक है वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये उच्च घनत्व वाले होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथेन, या हम कह सकते हैं उच्च घनत्व वाली पॉलीएथीन, उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन या एथीन। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं इसी का हम, पॉलीएस्टर, और एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे नायलॉन वगैरह। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? इनके अंतर्गत यानी रेखीय, इनके अंतर्गत ये जो संरचना होती है रेखाओं के रूप में क्या होती है? जमी हुई होती है। अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी तिर्यकबद्ध इस प्रकार से कोई शाखा ही नहीं निकली हुई होती है। वो कौन सी हो गई? रेखीय बहुलक हो गई है। दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं इसकी, पॉलीएस्टर। ये किसके एग्जांपल आ गए? रेखीय बहुलक। अब दूसरा लो, शाखित बहुलक। नाम में छुपा क्या? शाखा। यानी इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं, इन बहुलक के अंतर्गत जो मोनोमर्स इकाइयां होती हैं उनमें शाखाएं और निकली हुई होती हैं। किस प्रकार से? जैसे ये मोनोमर है, अब इसकी ब्रांच जैसे ये निकल गई, ये देखो, ये क्या होती हैं? शाखाओं के रूप में क्या होती हैं? निकली हुई होती है। तो ये कौन सी होगी? शाखित बहुलक हो गई। और ये क्या होती है? अनियमित रूप से क्या होती है? ये जुड़ी हुई होती हैं। साथ ही अब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो गलनांक है, जो कवथनांक है, या जो घनत्व है, या जो तनन सामर्थ्य है, ये क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है। यानी निम्न टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाती हैं? ये पिघल जाती हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल आ गए? शाखित बहुलक। अब शाखित बहुलक के अंतर्गत हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ग्लाइकोजन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे HDPE, ये तो किसका था? रेखीय बहुलक। तो इसका आ जाएगा LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या एथीन कह सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल आ गया? ये शाखित का आ गया। दूसरा हम ग्लाइकोजन, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लाइकोजन ये भी हम देख सकते हैं शाखित बहुलक। तो हम इसकी एक विशेषता और देख ली कि शाखित बहुलक के अंदर विशेषता क्या निकल के आई कि इनका जो घनत्व होता है, या इनका गलनांक होता है, या तनन सामर्थ्य होती है, ये क्या होती है? कम होती है। अर्थात इनको जब हम तनन सामर्थ्य जब खींचते हैं तो खींच जाते हैं, लेकिन ज्यादा खींचने पर क्या हो जाते हैं? ये टूट जाते हैं। जबकि इनका जो घनत्व था, गलनांक था, या जो तनन सामर्थ्य थी, वो रेखीय बहुलक की क्या होती है? उच्च होती है। तीसरा हम देखते हैं तिर्यकबद्ध बहुलक।
तिर्यकबद्ध बहुलक, यानी ऐसे बहुलक जिनके अंतर्गत जो ये एकलक इकाइयां होती हैं या इसकी जो संरचना के रूप में हम देखते हैं तो वो किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से जुड़ी होती है, जैसे ये एकलक इकाइयां जैसे हमने देखा किसकी, रेखीय बहुलक की, इस प्रकार से। तो इनके मध्य यानी तिर्यकबद्ध पाए जाते हैं और वो सहसंयोजक के रूप में भी हो सकते हैं, बंध के रूप में हो सकते हैं। ये तिर्यकबद्ध आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये या इसको हम दूसरी संरचना के रूप में दर्शा सकते हैं, या नेटवर्क के नाम से पुकारा जाता है। तो देखो ये कौन सी होगी, तिर्यकबद्ध बहुलक। तो ये जो तिर्यकबद्ध बहुलक है, ये तिर्यकबद्ध बहुलक के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे बेकेलाइट, वल्कनीकृत रबर, जो आगे पढ़ेंगे हम, वल्कनीकृत रबर, या मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये था किसके आधार पर, हमने देखा संरचना के आधार पर। एक बार पुनः इसकी मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सर्वप्रथम आता है रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक में क्या होता है, इस प्रकार की एकल इकाइयां एक के ऊपर एक इस प्रकार से क्या होती है, व्यवस्थित रूप से क्या होती है, जमी हुई होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एचडी, पीई और पॉलीएस्टर वगैरह आ गया इसमें से। दूसरा हम इसकी विशेषता देखते हैं, इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है या इसका जो घनत्व होता है या इसका हम जैसे गलनांक होता है वो क्या होता है, इनका उच्च होता है। क्या क्या उच्च होता है, इनकी तनन सामर्थ्य, घनत्व है, ये उच्च होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं शाखित बहुलक। शाखित बहुलक के अंतर्गत यानी इस प्रकार की एकल इकाइयां, इस प्रकार के बहुलक जो क्या होते हैं, शाखाओं के रूप में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है या निकली हुई होती है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने दिया, एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया, जैसे एलडी, पीई या ग्लाइकोजन के रूप में, तो इनमें क्या होता है, ये शाखाओं के रूप में, जैसे ये एकल इकाई थी और इसमें क्या होता है, ये शाखा के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होती है। तो ये कौन सी हो गई, शाखित। देखो इसी के अंदर छुपा। तीसरा तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध में क्या होता है, इसके मध्य क्या होता है, यानी क्रॉस बंध पाए जाते हैं, और क्रॉस बंध पाए जाने के कारण इनकी जो तनन सामर्थ्य, जो घनत्व था या गलनांक था, ये भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है इनको, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल अभी कौन कौन से देखे हमने, इसका देखा मतलब जैसे मतलब इसी का एग्जाम्पल वल्कनीकृत रबर हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया। अब देते हैं तापमान के व्यवहार के आधार पर। नेक्स्ट पांचवा, यह था संरचना के आधार पर, तीन प्रकार के हो गए, रेखीय, शाखित, तिर्यकबद्ध। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, पांचवा पॉइंट, हटा देते हैं इसको। कौन सा, तापमान के व्यवहार के आधार पर, टेम्परेचर। तापमान के व्यवहार के आधार पर, कौन सा पॉइंट है, पांचवा है, तापमान। तापमान के व्यवहार के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन सा होता है, तापमान के व्यवहार, थर्मोप्लास्टिक, ताप शून्य या ताप सुगठे, या हम कह सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कौन कौन से हो गए, पहला आ गया जैसे ताप शून्य या ताप दृढ़ बहुलक। या थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ताप शून्य में। दूसरा है ताप शून्य में या ताप सुगठे, सॉरी ताप जो शून्य में, ताप सुगठे, सॉरी ताप सुगठे और थर्मोप्लास्ट। तीसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या ताप, अब आएगा दृढ़, दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक और दूसरा कौन सा आ गया, थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक। सर्वप्रथम हम ताप शून्य में या ताप सुगठे बहुलक की चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम देखो
एयोनिक जोन में आपने देखा होगा कुछ बहुलक ऐसे होते हैं या कुछ पॉलीमर या कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं वो पिघल जाते हैं, ठंडा करने पर वो क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था में हो जाते हैं। फिर इनको वापस जैसे ही हम इनको पुनरावृत्ति करते हैं, वापस इसको गर्म करते हैं तो वापस क्या आती है, अपनी पूर्व अवस्था में क्या हो जाते हैं, पिघल कर आ जाते हैं। वो कौन से होते हैं, ताप शून्य या ताप दृढ़ सुगठ्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बहुलक ताप शून्य बहुलक होते हैं। तो हम वापस कह सकते हैं, वापस एक बार इसकी पुनरावृत्ति करूं, वापस इसको एक बार मैं बताऊं कि ऐसे प्लास्टिक या ऐसे बहुलक जिनको गर्म करते हैं वो पिघल जाते हैं, लेकिन जैसे ठंडा करते हैं और वापस क्या होते हैं, वो ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। लेकिन इसको वापस जैसे हम कहते हैं कि रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस गर्म करने पर इनको पूर्व वाली स्थिति के अंतर्गत वापस हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करके काम में ले सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनकी एकलक इकाइयों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थ बहुलक व रेशेदार बहुलक के मध्य पाए जाते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। इस प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि जैसे पीवीसी, पॉलीएथीन या पॉलीस्टाइरीन। ये पीवीसी, पॉलीएथीन, पॉलीस्टाइरीन किसके एग्जाम्पल है, ताप शून्य या थर्मोप्लास्टिक। ज्यादातर इसके होती है जो थर्मोप्लास्टिक, इनके नाम से ये क्या होता है, ज्यादा याद होता है। इनको हिंदी में भी लिख सकते हो, थर्मोप्लास्टिक आप कह सकते हो। एक और विशेषता इसके निकाल के है कि इनकी संरचनाओं के मध्य कोई क्रॉस बंध नहीं पाया जाता है। इनकी संरचनाओं के मध्य कोई क्रॉस बंध या बंध नहीं पाया जाता है। इसी कारण क्या होते हैं कि इनको गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर ठोस अवस्था में, फिर वापस इसको क्या करते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये तो कौन से हो गए, ताप शून्य या ताप सुगठ्य या थर्मोप्लास्टिक। दूसरा सेकंड आता है ताप सुगठ्य या ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। सेकंड ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक जिनको गर्म करते हैं वो पिघल जाते हैं, लेकिन जब ठंडा करते हैं वो कठोर हो जाते हैं। लेकिन पुनः इनको यदि हम गर्म करते हैं तो ये भंगुर प्रकृति के हो जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी की जैसे हम पीटते हैं तो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इसी प्रकार जैसे ये पत्थर होता है, इसको भी हम पीटते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बिखर जाते हैं। यानी ये अपनी कह सकते हैं कि वापस मूल अवस्था में नहीं आते हैं। इसके एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे कहते हैं मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड या बेकेलाइट। बेकेलाइट कौन होते हैं, जो प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं इनके हत्थे होते हैं। या स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड देखते हो वो किसके बने होते हैं, वो ताप दृढ़ बहुलक, क्योंकि इसमें ताप सहने की शक्ति पाई जाती है। इस कारण क्या होता है कि कितना ही जैसे टेम्परेचर हो, टेम्परेचर में क्या होती है, पिघलते नहीं है, आसान से पिघलते नहीं। लेकिन जब इसको हम और गर्म करते हैं तो अंत में क्या हो जाती है, ये जलने लग जाती है। तो बेकेलाइट, मेलामीन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ताप दृढ़ बहुलक। अब देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम होती है, एग्जाम में इसका ज्यादातर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, इसका बिटवीन द डिफरेंस यानी तापमान के व्यवहार के आधार पर पहुंचकर इसमें सीधा इनकी तुलना करवाते हैं। कौन सी, ताप शून्य में या ताप दृढ़ बहुलक में अंतर बताइए या तुलना कीजिए, कौन से होते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो तापमान के व्यवहार के आधार पर दो प्रकार के होंगे। तो हम आज इतना ही मतलब स्टडी करेंगे। कल हम नेक्स्ट अगला टॉपिक इससे लेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा छठवां होगा आणविक बलों के आधार पर। कौन सा टॉपिक होगा, आणविक बलों के आधार पर। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम इतना ही करेंगे। तो इस प्रकार से